नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक प्लेट हलवे की कीमत। प्रिय मित्रों, किसी ने खूब कहा है, कमर झुक जाती है बुढ़ापे में उसकी, सारी जवानी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते खुशियों की इमारत खड़ी कर देता है पिता, अपने बने सपनों को खोकर। श्याम लाल जी चुपचाप बड़ी बहू ज्योति की बातें सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने अपने आप को काबू कर रखा था। ज्योति लगातार बोलते ही जा रही थी। बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से श्याम लाल जी के दांतों में दर्द हो रहा था। वे दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांतों को निकालने की सलाह दी। मित्रों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे सादर निवेदन कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई और नया वीडियो लाऊंगा तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे इस चैनल से आपका संपर्क बना रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लेकिन दर्द के कारण यह संभव नहीं था। इस प्रकार डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दे दी थी और डॉक्टर ने कहा कि जब दर्द खत्म हो जाएगा तब ये दांत निकाला जाएगा। वे इस दर्द के कारण कुछ खा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बहू को खिचड़ी बनवाने के लिए कहा था, परंतु उस बड़ी बहू ने सूखी रोटी और ठंडी सब्जी बेटे के हाथों भिजवा दी थी। इस पर श्याम लाल जी गुस्सा हो गए। उन्होंने थाली को हाथ तक नहीं लगाया और इस पर उनकी बहू ज्योति जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, जब इनको खाना नहीं खाना होता है तो पहले तो बता दिया करो। इनके तो नखरे कम होते ही नहीं हैं। वह यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि ससुर जी के दांत में दर्द होने की वजह से वे यह खाना खाने में असमर्थ है, और वह गुस्से में थाली उठाते हुए बाहर चली गई। श्याम लाल जी ने बड़ी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त कैलाश प्रसाद के घर चले गए। आज उनका दिल बड़ा उदास था। उनको उनकी स्वर्गीय पत्नी की याद आने लगी और वे चलते चलते एक सड़क के किनारे बनी बेंच पे बैठ गए और बैठे बैठे वे अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। राम प्रसाद जी एक कार्यालय में बाबू थे। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और दिनेश। तीनों ही पढ़ने में बड़े अच्छे थे। उनकी पत्नी जानकी जी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह मेहनती और स्वाभिमानी थी, जो बड़ी कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। नियमितता क्या होती है, यह श्याम लाल जी ने अपनी पत्नी से सीखा था। उनकी पत्नी की एक आदत थी मितव्ययता यानी कि वे
जितना जरूरत हो उतना ही खर्चा करती थी और पूरे घर का संचालन करती थी। इसलिए श्यामलाल जी अपनी महीने की जो तनख्वाह आती थी वह अपनी पत्नी को सौंप देते थे। इस प्रकार वे खुद निश्चित हो जाते थे और घर के किसी भी मामले में वे कभी नहीं बोला करते थे। इस प्रकार वे कभी भी उनको सलाह की जरूरत होती थी तो वे सलाह उनसे लिया करते थे। इस प्रकार समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। अब बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले चुके थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक अच्छा काम किया था, वह था मकान बनवाना। उन्होंने शहर की एक अच्छी कॉलोनी में अपने सपनों का संसार बसाया था। श्याम लाल जी ने ऑफिस से लोन लेकर और अपने मित्रों से कुछ मदद लेकर उन्होंने यह घर बनवाया था। पहले मकान एक मंजिल था, फिर बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने हिम्मत करके 2 मंजिल और फिर 3 मंजिल का मकान बनवा दिया। अब मकान भी 3 मंजिला हो गया और उनके बेटों की शादी भी हो गई थी और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे। अब श्यामलाल जी अपने सबसे छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल में अपनी पत्नी और बहू बेटे के साथ रहते थे। रसोइयां सबकी अलग अलग थी, लेकिन त्योहार के दिन वे सभी एक जगह इकट्ठे होकर साथ में त्योहार मनाते थे। पर छोटे बेटे की पत्नी को यह तकलीफ होती थी कि इतना सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां तो बस खाना खाने के लिए ही आ जाती थी। उधर उन दोनों का कहना था कि रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। लेकिन ये बातें कभी झगड़े का रूप नहीं लेती थी, क्योंकि जानकी जी खुद भी एक मेहनती महिला थी। उम्र के इस पड़ाव में भी वे चुस्त दुरुस्त थी और वे सारा दिन कुछ न कुछ काम किया करती रहती थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं भी उन पर निर्भर थी। श्यामलाल जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो एक बात किया करते थे कि अब तो हमें किसी भी काम की कोई चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस अपना आराम से गुजारा हो जाएगा। और वे कहते कि जो सपने मैं तेरे पूरे नहीं कर पाया वो अब मैं सपने पूरे करूंगा। और इस प्रकार जानकी जी हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी बात की सहमति प्रदान करती थी। पर श्यामलाल जी का यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उनको अचानक छोड़कर भगवान के घर चली गई। श्यामलाल जी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। श्यामलाल जी की पत्नी ने अपनी हिम्मत और मेहनत से उस मकान की नींव रखी थी, लेकिन अब उसमें दरारें आने लगी। दरारें कैसी कि बेटों और बहुओं में अब झगड़े होने लगे। हालात इतने बदल गए कि अब त्योहार के दिन भी एक दूसरे को बधाइयां देने में भी उन्हें बहुत कष्ट होता था। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। अब अकेले रह गए तो सिर्फ श्यामलाल जी। वे इन हालातों को सब समझ रहे थे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में वे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। 2 दिन पहले ही तो वे अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज सुनाई पड़ी। वे वहीं पर कौतूहलवश खड़े रहे और अपने बेटों और बहुओं की बातें सुनने लगे। उनकी बातें सुनने के बाद तो
उनके दुख का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें महीनों के लिए बांट दिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में तीनों का बराबर हिस्सा है तो ससुर जी में भी सबका सेवा में बराबर हिस्सा होगा। वह कहती है कि अरे भाई, मैं भी तो आज़ाद रहना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी के कारण वह संभव नहीं है। तकलीफ तो सबको हो रही थी, पर किसी के पास भी कोई चारा नहीं था। और अब श्यामलाल जी 3 किस्तों में बंट गए थे। अब उनकी जिंदगी यूं ही चल रही थी। 2 महीने एक बेटे के पास, तो अगले 2 महीने दूसरे बेटे के पास, फिर अगले 2 महीने तीसरे बेटे के पास। यूं ही करके 2-2 महीने सभी बेटों के पास उन्हें रहना पड़ता था। तकलीफ तो उस समय होती थी जब महीने के अंत में श्यामलाल जी को कोई समस्या हो जाती, कोई तबीयत गड़बड़ हो जाती, तो वह बेटा यह सोचकर उनका इलाज भी नहीं करवाता कि अब 2-3 दिन बाद तो दूसरे बेटे के पास ही जाएंगे, वो ही इलाज करवा लेगा, मैं क्यों कराऊं। बाबूजी का इलाज करवाकर फालतू का खर्चा कौन करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि सब्र का भी कोई सीमा होती है। इस प्रकार श्यामलाल जी का भी आज धीरज खो बैठा था। उनके भी सब्र का बांध आज टूट गया था। 2 दिन पहले ही तो उन्होंने दांत निकलवाया था, इसलिए आज उनको कुछ मीठा, कुछ गरम और कुछ नरम खाने की इच्छा हो रही थी। तो उन्होंने बड़ी बहू को आज हलवा बनाने का कहा था। तब उस बहू का जवाब था, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तुम्हें तो और कुछ सोचता भी नहीं है, तुम्हें तो बस इस उम्र में भी खाने की ही रहती है। आपको 2 दिन बाद तो दूसरे बेटे के घर जाना है, वहीं पर खा लेना। मेरे घर में तो अभी घी और शक्कर खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं अभी हलवा नहीं बना पाऊंगी, इसलिए आप वहीं जाकर खा लेना। मैं किसी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। अपनी बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर उनका सब्र का बांध टूट गया। आज तक वे अपने बेटे और बहुओं की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहे थे, और आज तो हद ही हो गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और वे अपने मित्र कैलाश प्रसाद जी के वहां चले गए। कैलाश प्रसाद जी उनके बचपन के ही मित्र थे। वे शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ में ही रहे। कैलाश प्रसाद जी थोड़े बुद्धि वाले थे। वे दिल से नहीं, दिमाग से सोचा करते थे। उन्होंने अपने मित्र को कई बार समझाया कि थोड़ा रोब रखा करो, तुम्हें किस बात की कमी है, मकान अभी भी तुम्हारे ही नाम है। बेटे बहू जब कभी थोड़ा भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो तुम उनको धमकी दिया करो और कहा करो कि मैं किसी को भी कोई हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन श्यामलाल जी को ये बातें मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि मकान बनाया ही बच्चों के लिए है, तो फिर उन्हें मकान के लिए धमकी देना उचित नहीं है। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब तो कुछ करने का समय आ गया है। कैलाश प्रसाद जी से सलाह मशविरा करने के बाद वे घर आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। जैसे मन ही मन वे उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। एक दृढ़ निश्चय उनके मन में आया
और वे भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें यह भी पता था कि उनके तीनों बेटे गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पत्नियों के साथ घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। उन तीनों में से किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पीछे पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। श्यामलाल जी ने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल गया था। वे चुपचाप शांत मन से बैठकर सभी की तैयारियां देख रहे थे। वैसे उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप से नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो यही चाहती थी कि किसी की सेवा न करनी पड़े। वे तो अपने पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती थी। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति आंखें बंद कर लेती है। श्यामलाल जी अपने मित्र के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच गए। वह प्रॉपर्टी डीलर कैलाश प्रसाद जी के पुत्र का खास मित्र था। उससे मिलकर अपनी व्यथा बताई और कुछ सलाह मशविरा किया और वे वापस आ गए। 10 दिन के बाद जब बेटे और बहुएं प्रसन्न चित्त मन से जब वापस लौटे तो मकान पर ताला देख कर उनके तो भौहें चढ़ गई। छोटी बहू बोली, लापरवाही की तो हद हो गई है। बिना बताए ही न जाने कहां चले गए। चुपचाप घर पे नहीं बैठ सकते थे। क्या उनको पता नहीं था कि हम आ रहे हैं? और उसके गुस्से का भी कारण यह था कि अब 2 महीने के लिए पिताजी उनके साथ रहने आने वाले हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद वे कैलाश प्रसाद जी के घर गए। कैलाश प्रसाद जी ने जब उनको जो बात बताई, वह बात सुनकर उनके पैरों से जमीन खिसक गई। जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने यह मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वे कहाँ हैं, यह किसी को कोई पता नहीं है। तीनों परिवारों को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें और क्या न करें। अब वे तीनों भाई गुस्से में उबल रहे थे। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे थे? मकान की कीमत तो 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन पिताजी ने 10 लाख रुपए का घाटा क्यों लिया? ये सब उनकी समझ से बाहर था। अब वे तीनों कोई चारा न देखकर अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन कैलाश प्रसाद जी ने बड़े बेटे को फोन किया और उन तीनों भाइयों को अपने पास आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ आवश्यक सलाह मशविरा करनी है। अब वे तीनों बेटे उनके पास पहुंचे। तब कैलाश प्रसाद जी ने जो उत्तर दिया वह सुनकर उन तीनों के मुंह पर ताले लग गए। उनका दिमाग जैसे घूम गया है। उनकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई है। कैलाश प्रसाद जी ने कहा कि श्यामलाल जी हरिद्वार चले गए हैं। उन्होंने वहां एक नया मकान ले लिया है और वे अब वहीं पर ही रहेंगे। यह बात सुनकर तीनों बेटों और बहुओं के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वे तीनों हाथ पैर जोड़ते हुए और अनुनय विनय करते हुए उन्होंने जैसे तैसे कैलाश प्रसाद जी से उनका घर का पता लिया और तीनों बेटे
हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर उन तीनों को एक झटका लगा। पिताजी तो वहां प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। बेटे और बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई और प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने उनका स्वागत किया और दीपक नाम के एक व्यक्ति को आवाज लगाई और आवाज लगाते ही एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उन सभी ने उस लड़के को कौतूहलवश देखा। श्यामलाल जी ने सबको नजरअंदाज किया और 6 प्लेट गर्म हलवा लाने को कहा। श्यामलाल जी अपने पोते और पोतियों के बारे में पूछने लगे। अब बेटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि पहले कौन पहल करेगा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिताजी को कुछ पूछे। इतने में दीपक एक प्लेट में तीन कटोरी हलवे की रखकर लेकर आया और सभी को एक एक कटोरी पकड़ा दी। किसी ने भी हलवे को हाथ तक नहीं लगाया। किसी को भी बोलता न देखकर राम प्रसाद जी ने, लाल जी ने कमान अपने हाथ में ली कि तुम सभी को यह हैरानी भी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी आपने ये क्या कर दिया, लेकिन बेटों इसका कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी और कष्ट कभी नहीं होने दिया। तुम्हारी माँ ने मेरी एक सिर्फ तनख्वाह से कितनी कुशलता से इस घर को चलाया। यह बात मुझे तुम्हारे को कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुम 6 लोगों ने मिलकर एक बाप को 3 किस्तों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, उससे भी मुझे शिकायत नहीं है। पर मुझे 2 वक्त की रोटी तो बड़े शांत तरीके से दे सकते थे ना, लेकिन वो भी तुम नहीं दे पाए। तुम्हें पार्लर और किसी पार्टी में जाने का तो वक्त तुम्हारे पास सभी के पास था, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। मेरी 2 रोटियां तुम सब पर भारी पड़ रही थी। यह बात भी सबको पता है कि मैं जिसके पास रहता था मेरी सारी पेंशन उस पर ही खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम्हें अपने अधिकार तो सबको पता थे, लेकिन बूढ़े पिता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं वे तुम भूल गए थे। यह तुम किसी को भी याद नहीं आया, लेकिन जब बेटों को भी परवाह नहीं है तो बहुओं से क्या उम्मीद रखूं। यह कहते कहते श्यामलाल जी का गला भर आया। तीनों बहू बेटे नजरें झुकाए वहां बैठे थे। श्यामलाल जी फिर से बोलने लगे कि मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इस बात के लिए जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो। तुम्हें इस बात का पता भी चल गया होगा कि मैंने यह मकान बेच दिया है, वो भी 10 लाख के घाटे से, और 5-5 लाख रुपए मैंने पोते पोतियों के नाम से डिपॉजिट कर दिया है, जो उनके बड़े होने पर उन्हें मिल जाएंगे। मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है और मैंने आश्रम के लिए 15 लाख रुपए दे दिए हैं, और मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगी। अभी अभी तुमने जो एक लड़के को देखा है वह एक अनाथ लड़का है जो मेरे साथ रहता है। मैंने उसका नाम एक स्कूल में लिखवा दिया है, वह पढ़ता भी है
और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख रुपए मैंने इसके नाम से भी जमा करवा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा है उसका हिसाब तुम लगा सकते हो। वो मैंने बैंक में जमा करा दिया है। बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें मेरा और मेरे इस साथ में रहने वाले बच्चे दीपक का खर्चा आराम से निकल जाएगा। अब तुम सभी को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। तुम जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब कह करके श्यामलाल जी चुप हो गए। वे आराम से कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन तीनों बेटों और तीनों बहुओं को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी की इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया दें। सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर बड़ी बहू को यह बात सोचने पर मजबूर हो गई कि एक हलवे प्लेट की कीमत कितनी हमें भारी पड़ी है। एक प्लेट हलवे की कीमत हमें कितनी भारी तरीके से चुकानी पड़ रही है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार बेटे बहू को संपत्ति देना तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए भी बचा कर रखना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में, कठिन समय में वह संपत्ति आपके काम आएगी। यह तो अच्छा था कि श्यामलाल जी के नाम मकान था, नहीं तो आज उनकी क्या हालत होती। आप सभी लोग यह बात अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। मेरी इस बात से आप कितने लोग सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी है? अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। इसी प्रकार की लेटेस्ट कहानियों के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं जल्द ही आप सभी के बीच में एक नई लेटेस्ट कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।